फल खाना अभी बंद कर देना है, कोई भी फल नहीं खाना है। जैसे सोशल मीडिया पे अभी फैला हुआ है कि लॉकडाउन लगने वाला है, निपा वायरस फिर कोविड का हमें याद दिलाने वाला है। कि क्या पैंडेमिक हो सकता है, क्या लॉकडाउन लग सकता है। तो इसके ज्यादातर चांसेस इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट होता है वो है ब्रेन और लंग्स। तो कोविड के बाद ऐसा क्या चेंजेस आया है? कि पहले भी ये वायरस और ये इन्फेक्शंस थे, बट पहले हमें पता नहीं चलते थे। तो ये जो सिम्टम की बात आ जाती है तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? कि हमारे पास इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। कि 5 इंडिया में एडमिट है और 2 आईसीयू में है पेशेंट। तो ये निपा वायरस के केस में सीबीसी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी, तो ये नॉर्मली होते हैं। तो ये निपा वायरस स्प्रेड कैसे होता है? 3 मेजर रूट से ये ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमंस को। सो फर्स्ट मेजर है डायरेक्ट कांटेक्ट टू बैट्स, सेकेंड रूट है इंटरमीडिएट होस्ट, तीसरा है कि कच्चे फल या काटे हुए फल जो होते हैं वो खाने से। जो मेजर है जिसकी वजह से लोगों में डर है, केरला में एक आउटब्रेक हुआ था जब 23 पेशेंट्स इस निपा वायरस के वजह से संक्रमित हुए थे और बीमार पड़ने लगे थे। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां एक पैरासीटामोल हुआ या कुछ खा लिया तो उसके सिम्टम्स आना बंद हो जाते हैं। There are only few labs who are testing for these viruses. कि ये जो पिग मीट है उसके खाने से भी हमें निपा वायरस होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना बंदा आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक्सपर्ट के साथ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, निपा वायरस। कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि कई नई इन्फेक्शियस डिजीज का रिस्क काफ़ी बढ़ गया है और निपा वायरस जो कि बंगाल, केरला और झारखंड में रेड अलर्ट के साथ अन्य स्टेटों में भी फैल रहे हैं। इसमें मोर्टालिटी हाई बताई जाती है, जैसे कि 4 में से 1 को ही रिकवरी होती है। इस टॉपिक के क्लियरली और साइंटिफिकली समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रीति, जो कि जानी मानी इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, जो कि निपा वायरस में क्या होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं, ये क्यों फैलता है, इंडिया में इसके रिस्क क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या मौजूद है। तो इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे डॉक्टर प्रीति से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ पे एक एक्सपर्ट की जानकारी मिल सके। वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। एक आप इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। जिस तरीके से कोविड के बाद अगर हम समझे तो आउटब्रेक जैसा हो गया इन्फेक्शियस डिजीज का, और बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शियस डिजीज फैल रहे हैं। तो कोविड के बाद ऐसा क्या चेंजेस आया है? जैसे हम आम जनता की बात करें तो उसमें आप जैसे उससे लगातार इंटरोगेट हो रहे होंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज ये है वो है, लेकिन हमारे लिए सब नया आ रहा है। निपा वायरस भी अभी बहुत ज्यादा फैल रहा है हमारे देश में। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलना शुरू हुआ है कोविड के बाद से, ये इतना ज्यादा क्यों है? पहली बात तो ये कोविड के बाद ये सारे जो हमें नए वायरसेस, नई बीमारियां पता चल रही है वो हमारे लिए नए नहीं है। हमारी दुनिया बदल रही है। इसके 2-3 मुख्यतः कारण हैं कि एक तो ये हो गया कि शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हम जो बोल रहे हैं, शहर फैल रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, उसके वजह से जो जंगली जानवर हैं उनमें ये मौजूदा वायरस है, उनके इंसानों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं। उसके वजह से इंसानों को होने वाली ये बीमारियां भी बढ़ रही है और इसको हम स्पिल ओवर बोलते हैं, जिसके जैसे इबोला है, निपा है, जिका है। तो ये सारे वायरसेस जो है, इन्फेक्शंस है, वो इंसानों में ज्यादा हो रहे हैं अभी फिलहाल। दूसरा, ग्लोबल ट्रैवल। अभी कुछ घंटों में लोग एक देश से दूसरे देश कई घंटों में ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसी तरह ये वायरस भी कुछ घंटों में या कुछ दिनों में है, ये सीमा पार कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा कोविड इन्फेक्शन, जो फर्स्ट केस दिखाई दिया था
चाइना में और कुछ ही घंटों में उसका एक दूसरा पेशेंट हमारे इंडिया में ही था। तीसरा एक रीजन हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे बढ़ता तापमान है, बारिश कभी भी होती है, पर्यावरण में बदल हो रहे हैं, उसके वजह से इन जो जंगली जानवर या बाकी भी पर्यावरण से रिलेटेड या जानवर है उनके भी लाइफ साइकिल्स चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए इस बीमारियों का इंसानों में होने वाली परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। और चौथा और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले भी ये वायरस और ये इन्फेक्शंस थे, बट पहले हमें पता नहीं चलते थे। अभी हमारे पास बेहतर लैब्स है, बेहतर पीसीआर टेस्टिंग है, और हमारे पास जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी है, जिसकी वजह से हम ये वायरस डिकोड कर पा रहे हैं। तो बेहतर जांच हो रही है, रिपोर्टिंग्स हो रही है, इसके वजह से भी ये हमें पहले भी ये वायरस थे, बट हमें अभी उनके केसेस पता चल रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसा है। आज 1 फरवरी है और आज मैंने चेक किया था तो उसमें गूगल में ये बता रहा था कि 5 इंडिया में एडमिट है और 2 आईसीयू में है पेशेंट। तो ये निपा वायरस के केस में, तो ये निपा वायरस में जो बोला जाता है कि मोर्टालिटी रेट बहुत हाई है, तो हम इसको समझे कैसे और निपा वायरस है क्या, उसको समझ कैसे सकते हैं? सबसे पहला निपा का आउटब्रेक जो हुआ था मलेशिया में 1998-1999 में हुआ था। तब सुअर पालने वाले जो किसान थे उनके बीच में अलग बीमारी थी, उनको दिमाग बीमारी यानी इंसेफेलाइटिस ऐसा बोलते हैं हम, वायरल इंसेफेलाइटिस। इससे काफी लोग बीमार होने लगे, एक ही गांव के एक ही घर में लोग काफी ज्यादा बीमार पड़ने लगे। तब ये बताया गया कि शायद उस टाइम पे ये बोला गया था कि शायद ये जापानीज इंसेफेलाइटिस हो सकता है, क्योंकि उसके सिम्टम्स या उसके लक्षण जो थे वो सब सेम ही थे। फिर बाद में पता चला कि जापानीज इंसेफेलाइटिस जनरली बच्चों में होता है, बट उस टाइम पे मलेशिया में जो आउटब्रेक हुआ था वहां पे बुजुर्गों में भी हो रहा था, बच्चों में भी हो रहा था, महिलाओं में भी हो रहा था, और उसके साथ साथ जिनको जापानीज इंसेफेलाइटिस का टीका लगाया गया था यानी जिनको वैक्सीन दिए गए थे उनमें भी ये बीमारियां हो रही थी। तो उस टाइम पे फिर ये पता गया, ये इन्वेंट हुआ उस टाइम पे कि ये अलग वायरस है, ये जापानीज इंसेफेलाइटिस वाला वायरस नहीं है। उस टाइम पे इसका आविष्कार हुआ और ये निपा गांव में सबसे पहला मरीज हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा था निपा वायरस। निपा ये मलेशिया का एक गांव का नाम है जहाँ पे पहला पेशेंट पाया गया था। तो उससे ये निपा वायरस का नाम पता चला। उसके बाद कई आउटब्रेक्स हुए, ऑस्ट्रेलिया में भी आउटब्रेक हुआ है 2001 में, उसके बाद ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, और सबसे पहला केस 2018 में भारत में हमें केरला में एक आउटब्रेक हुआ था, जब 23 पेशेंट्स इस निपा वायरस के वजह से संक्रमित हुए थे और बीमार पड़ने लगे थे। तो ये निपा वायरस स्प्रेड कैसे होता है, मतलब कि फैलता कैसे है, किन किन कौन सी मीडियम है, कैसे फैलता है ये? निपा वायरस का मेन जो होस्ट है जिनमें ये वायरस होता है वो चमगादड़ों में होता है। बैट्स जो हम बोलते हैं, फ्रूट्स खाने वाले बैट्स, चमगादड़, तो उनके थ्रू 3 मेजर रूट से ये ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमंस को। सो फर्स्ट मेजर है डायरेक्ट कांटेक्ट टू बैट्स, चमगादड़। अगर आप डायरेक्ट बैट्स के या उनके बॉडी फ्लूइड जैसे उनका रक्तस्राव, मूत्र या सलाइवा, उनके अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में आते हैं तो वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड रूट है इंटरमीडिएट होस्ट, जैसे कि अगर चमगादड़ के स्त्राव से कोई भी जानवर जैसे सुअर बीमार है और वो संक्रमित हुआ है, तो वो सुअर का मांस खाने से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, अगर चमगादड़ जनरली जो फ्रूट्स या डेट्स खाते हैं, उस कच्चे डेट्स का अगर आप रस पी रहे हैं, जिसको हम ताड़ी भी बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा उस कच्चे खजूर के जूस में सबसे ज्यादा सलाइवा होता है चमगादड़ का, तो उसके वजह से भी ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं इस इन्फेक्शन से। तीसरा है कि कच्चे फल या काटे हुए फल जो होते हैं वो खाने से, उनका सेवन करने से भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। और तीसरा जो मेजर है जिसके वजह से लोगों में डर है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, तो ये कोविड जैसा एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है। तो वो डायरेक्ट अगर आप किसी भी इंसान के या जिनको निपा इन्फेक्शन हुआ है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपको नहीं होगा। अगर कोई भी इन्फेक्शन, अगर किसी को भी वो निपा का इन्फेक्शन हुआ है, उनके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट्स में अगर आप आते हैं, जैसे लाड़, सलाइवा, मूत्र, यूरिन या ब्लड, इसके अगर आप कांटेक्ट्स में आते हैं तो वो आपको
इन्फेक्शन हो सकता है। और जब आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स, हम जब बोलते हैं अगर इन्फेक्टेड पेशेंट है निपा की वजह से और उसके आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हैं, 48 आवर्स से बहुत ज्यादा उनके कॉन्टैक्ट में है, तो और ये बॉडी फ्लूइड्स इसके वजह से ही आपको हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो सवाल है कि क्या पैंडेमिक हो सकता है, क्या लॉकडाउन लग सकता है, तो इसके ज्यादातर चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो डरने वाली बात नहीं है कि पैंडेमिक लगेगा कोविड के जैसे या लॉकडाउन लगेगा, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है। ये बैट के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कांटेक्ट में आएंगे तभी ये हो सकता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है और हमें फिर से एक पैंडेमिक को नहीं आगे फेस करना पड़ेगा इसके वजह से। जैसे सोशल मीडिया पे अभी फैला हुआ है कि लॉकडाउन लगने वाला है, निपा वायरस फिर कोविड का हमें याद दिलाने वाला है, बहुत स्केरी सिचुएशन बना हुआ है कि अगर हम इस साइड से देखें तो जैसे, और उसके अपोजिट साइड में आप बोल रहे हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम कोविड के सिचुएशन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक चीज सामने आ रहा है कि इसका मोर्टेलिटी रेट भी काफी बढ़ रहा है, मैंने काफी ज्यादा है, बढ़ रहा है नहीं बोलूंगी, है, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, तो ये कैसे हम समझ सकते हैं? डरना नहीं है, मैंने पहले आपको यही बोला कि डरना नहीं है, बट सावधान रहना है और सतर्क रहना है। दूसरी चीज, पैंडेमिक नहीं लग सकता या क्वारंटाइन या जो हम बोलते हैं लॉकडाउन नहीं हो सकता क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शंस नहीं है। ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से कोविड बढ़ा है। जब हम देख रहे हैं कि निपा किस किस मार्ग से या रूट से इंसानों तक आ रहा है, तो जैसे कि आपने बोला कि केरला में अभी 5 पेशेंट्स है, तो उन 5 पेशेंट्स में से 3 पेशेंट जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो वो पेशेंट की देखभाल कर रहे थे, जो उनके बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स में थे। और जब हम बोलते हैं कि लॉकडाउन, तो वो स्पेसिफिक लोगों को हम आइसोलेट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनके बहुत क्लोज कांटेक्ट में होंगे तो भी आपको वो हो सकता है। तो जिनको निपा वायरस के वजह से इन्फेक्शन हुआ है उनको आइसोलेट करना और उनके जो कॉन्टैक्ट्स में है उनको कॉन्टैक्ट ट्रेस करना और सर्विलेंस करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने बोला कि क्वारंटाइन नहीं लगेगा, बट जरूर ये याद रखने वाली बात है कि हमें डरना नहीं है क्योंकि डर के आप इस बीमारी से फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सतर्क रहना है, सावधान भी रहना है, और ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं कि किन किन चीजों से ये हो रहा है उनसे हमें सतर्क रहना है, उनसे हमें प्रिकॉशंस लेनी है। तो प्रिकॉशन की बात आई है तो हम प्रिकॉशन कैसे ले फिर? जैसे हमने बोला कि जैसे चमगादड़ जो फ्रूट्स खाते हैं तो कच्चे या काटे हुए फल जो आते हैं मार्केट में, जैसे आप लेके आते हैं, तो वो ना खाए। फल, जब भी आप कोई भी फल लेके आ रहे हैं या खाना चाहते हैं तो उसे अच्छे से धो लीजिए, वो एक करना है। अगर कोई आपके घर पे बीमार है या कोई आपको आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई बहुत बीमार है और आपको लगता है कि वो वायरस की वजह से, तो उनके बहुत क्लोज कांटेक्ट में ना रहे, मास्क पहने, वो इम्पोर्टेंट है, और जल्दी से जल्दी उन्हें डॉक्टर्स की कंसल्टेशंस ले, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एरिया में आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपके आसपास के घरों के आजू बाजू में बैट्स है या कुछ भी है तो तुरंत इन्फॉर्म करें और वो बैट्स के कॉन्टैक्ट में ना रहे। तो ये सारी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं और ये प्रिवेंट करने जैसा बीमारी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंशन में जाएंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, डेंजरस जोन में नहीं पहुंचेंगे, तो प्रिवेंशन करना ही हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, जैसे डेंगू इन्फेक्शन वायरस होता है, उसमें भी हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। बट जब आप तुरंत हॉस्पिटल में जाते हैं बुखार आने के बाद या कोई भी सिम्टम्स आने के बाद, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप बच सकते हैं। आपकी जो मॉर्टेलिटी है, डेफिनेटली इसमें निपा वायरस की मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि आपके दिमाग को और आपके फेफड़ों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है और उनको बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो इसके वजह से उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास उसके लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। जो भी ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव केयर है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके वजह से हमें डेफिनेटली प्रिकॉशन पे ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, तो ये जो सिम्टम की बात आ जाती है तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे अगर हम निपा वायरस से ग्रसित हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कुछ हो रहा है जो निपा वायरस की तरफ जा रहा है?
क्या देखने को मिलेगा? तो जब भी किसी को संक्रमित होते हैं निपा वायरस की वजह से, तो आमतौर सामान्य जो हमारे सिम्टम्स है, जैसे कि बुखार आना, शरीर में दर्द रहना, सर दर्द बहुत होता है। जैसे बाकी वायरस और ये निपा वायरस के इसमें हम लोग बोले कि हम क्या विशेषताएं पाते हैं, तो निपा वायरस के इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट होता है वो है ब्रेन और लंग्स। सो लंग्स में आपको सांस लेने में तकलीफ बहुत बढ़ेगी, खांसी होगी। तीसरी बात, ब्रेन में अगर इन्फेक्शन जाता है तो बहुत सरदर्द होना, उल्टी होना, या कभी कभी जब इन्फेक्शन सीवियर फॉर्म में बढ़ जाता है तो तब पेशेंट को दौरे भी आते हैं, जिसे हम कन्वर्जेंस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो, और अगर वो इन्फेक्शन बहुत सीवियर फॉर्म में हुआ तो पेशेंट ब्रेन डेड भी होता है, कोमा में भी जाता है। तो ये इसलिए उसकी मॉर्टेलिटी भी हाई है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। कभी भी आपको बहुत बुखार आ रहा है, खांसी है, और आपने कहीं पे ट्रैवल किया है, या आपके कोई फ्रेंड्स है जो बीमार है और आपको भी इवेंचुअली फिर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो तुरंत जाके आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए। सो क्या अर्ली जब स्टेज में अगर कोई भी बीमारी हम पकड़ते हैं तो उसका सर्वाइवल भी ज्यादा होता है। जी, तो इसके लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है, हम कैसे इसका टेस्ट करवाते हैं? देखिए, जो नॉर्मल हमारे ब्लड काउंट्स, ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे हम सीबीसी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी, तो ये नॉर्मली होते हैं ज्यादातर। इस निपा वायरस इन्फेक्शन में ज्यादातर प्रमाण में नॉर्मली आते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स वो नॉर्मली होंगे 6000 to 11,000 तक। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को हमें लग रहा है सस्पेक्टेड है निपा वायरस इन्फेक्शन के लिए, तो उसके लिए हमारे पास पीसीआर टेस्ट है। हमारे पुणे में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। देयर आर ओनली फ्यू लैब्स हु आर टेस्टिंग फॉर दिस वायरसेस इन ऑल ओवर इंडिया। सो वन ऑफ द लैब वी हैव इन पुणे, हमारे पुणे में है। तो वो एक पीसीआर बेस्ड टेस्ट है। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो निपा का जीन कोड डिटेक्ट करता है। तो उसके वजह से उसमें हमें सैंपल क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं हम लोग? ब्लड कर सकते हैं, जो कॉमनली हम लोग करते हैं। देन यूरिन में भी हम इस वायरस का डिकोड कर सकते हैं, और एक आपका सलाइवा। तो इसमें पीसीआर बेस्ड टेस्ट से ही हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और डायग्नोसिस होता है। पहला केस इसका मलेशिया में 1998 में आया था, आई थिंक, मैं गलत नहीं हो तो उस टाइम से ये वायरस मौजूद है हमारे बीच में। तो हम इसके लिए ट्रीटमेंट क्यों नहीं, हम ऑप्शन जैसे कि अभी है कि सर्दी है तो सर्दी का दवा दो, फिर जो जो सिम्टम दिखेगा उसके हिसाब से हम दवा से करते हैं। निपा वायरस के लिए स्पेशली कोई मेडिसिन नहीं है जहां तक मुझे पता है, तो गलत भी हो सकती हूँ। तो वो क्यों नहीं अभी तक बना? इतने साल हो गए, मतलब क्या इसमें डिफिकल्टीज क्या है? अगर हम देखें, कोविड के बाद भी बहुत सारे वायरसेस जो इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बोला कि बहुत कॉमनली जो लोगों तक पता है डेंगू वायरस, वो भी बहुत ही दशकों से हमारे बीच लोगों को होता है, बट उसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। दूसरी बात, वायरस का जो है वो जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशंस होते रहते हैं। 2-3 एंटीवायरस जो मेडिसिन है ओवर द पीरियड ट्रायल किए गए, बट उसका इफेक्ट उतना नहीं दिखाई गया जितना हमें चाहिए था। तो उतना एंटीवायरल जो हमने अभी तक हमारे पास है, जो भी हमने ट्रायल्स, रिसर्च ट्रायल्स हुए, उसका उतना इफेक्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात, हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो आपने कोविड में भी सुना होगा, वो भी प्रयास किया गया, बट वो भी फेल हुआ इस वायरस के ऊपर। तो रिसर्च ऑनगोइंग है, बट वायरसेस पे मेनली हम जब वायरस की बात करते हैं, बैक्टीरिया के लिए हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो हम लोग इन्वेंट करते रहते हैं। नए नए एंटीबायोटिक्स दुनिया में आ रहे हैं, बट जब हम वायरस की बात करते हैं तो उसमें एंटीवायरल्स का रिसर्च और एंटीवायरल्स का काम करना, उतना इफेक्टिव वर्क करना, वो बहुत ज्यादा उसमें लिमिटेशंस आ जाते हैं। अभी भी हमारे पास वो एक सवाल है जिसके ऊपर काम जारी है। बट एक अच्छी बात है कि ये वायरस इन्फेक्शन का सिवियरिटी और प्रिवेंशन वो बहुत सही है, जिसमें हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो दिस टर्म होलसेली 100% हैज अ ट्रूथ एंड इट कैरीज इट्स वैल्यू,
कि यू हैव टू वर्क ऑन द प्रिवेंशन। हर बार हम क्योर के तरफ ही टारगेट करते हैं कि हमें हमारे पास एंटीवायरल्स क्यों नहीं है, हमारे पास वैक्सीन क्यों नहीं है, बट प्रिवेंशन ये होता है कि हमें खुद पे काम करना है, हमें पर्यावरण पे काम करना है, हमें एनवायरनमेंट पे काम करना है। तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो डिफिकल्ट है आसान है, बट मुझे लगता है कि वो आसान तरीके से हो सकता है। जी, जैसे आपने बोला कि हम इन्वायरमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा बहुत सारे बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, हम प्रिवेंशन पे जाएंगे। लेकिन ऐसे देखा जाए तो इन्वायरमेंट जिस तरीके से हमारा खराब हो रहा है, आधी बीमारियां तो उससे आ रही है। तो अगर इस निपा वायरस को हम जोड़ रहे हैं चमगादड़ से कि वो उसके काटने से, उसके खाने से या उसके सलाइवा से ये फैल रहा है फ्रूट में, जहां भी वो बाइट करेगा और ये होगा। तो ये तो चमगादड़ पहले भी था, लेकिन आज अभी अगर कहें हम 1 महीना से क्यों इसको ज्यादा फैल रहा है, निपा के रूप में कैसे मतलब इसको क्यों हम निपा के रूप में समझ रहे हैं? तो चमगादड़ पहले भी थे, हाँ, और उनमें ये वायरस पहले से मौजूद है। हाँ। तो चमगादड़ की हर प्रजाति में ये वायरस नहीं है, उनके कुछ प्रजाति है। चमगादड़ों में भी अलग अलग फैमिलीज होती है, तो उनके कुछ फैमिलीज में ही ये वायरस मौजूदा है। दूसरी बात, जैसे हम इन्वायरमेंट की और अर्बनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो अभी इतना शहरीकरण बढ़ रहा है कि इन बैट्स के ज्यादा कांटेक्ट में इंसान आ रहे हैं, राइट? तो उनसे कांटेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है। पशुपालन बोलिए या पर्यावरण बोलिए, उसके वजह से ये बीमारी और ज्यादा घातक रूप में इंसानों तक पहुंच रही है। ये चमगादड़ जो हम बोल रहे हैं कि जिसमें ये वायरसेस है, तो उनके जो कच्चे खजूर होते हैं, जो चमगादड़ का मेन फूड होता है, उसके वजह से तो वो उसका जो कच्चे खजूर का जो जूस होता है, उसके पीने से भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रमाण में ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो ना पीना। ठंडी में सबसे ज्यादा सेवन इसका होता है। तो अभी भी आप देखिए दिसंबर जनवरी के बीच में ही ये केसेस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि कच्चे खजूर का रस का जो सेवन है, जिसको हम ताड़ी बोलते हैं, उसका सेवन ज्यादा बढ़ता है लोगों में। तो ये भी एक कारण है कि विथ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, चेंजिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ये इन्फेक्शंस इंसानों तक ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। ये ताड़ी वाली बात आपने बहुत अच्छी बोली। हम बिहार, झारखंड और बंगाल और इस एरिया में मुझे जहां तक नॉलेज है, ताड़ी सुबह सुबह लोग बहुत पीते हैं और उसको एक ड्रिंक मानते हैं और उसको बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है, इससे थोड़ा सा अल्कोहलिक फील भी आता है, तो लोग पीना पसंद करते हैं। तो अगर ऐसा है कि ताड़ी से हो रहा है तो प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस जगह पे चमगादड़ है कि नहीं है, उस रस को उसने खाया है कि नहीं खाया है, वो हमें नहीं पता है। तो अगर अवॉइड करेंगे तो हमारी जान बच सकती है, तो उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे डॉक्टर ने बहुत डिटेल में बता रही है कि ताड़ी जो खजूर के रस से हो रहा है, उसमें ये फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इससे हो सकते हैं। तो प्रिकॉशन लीजिए और इसको अवॉइड कीजिए कुछ दिनों तक। निपा वायरस को लेके बहुत सारे मिथ भी है कि लॉकडाउन हो जाएगा, या फिर ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इसको सर्दी ही होता है। तो क्या है मिथ, और क्या हमें मिथ में भी एक सही पॉइंट को देखना है कि नहीं, इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, वो क्या होगा? सबसे बड़ा मिथ ये है कि फल खाना अभी बंद कर देना है, कोई भी फल नहीं खाना है। फैक्ट्स ये है कि फल जरूर खाना है, आपके सेहत के लिए अच्छा होता है, बट यही है कि धोकर खाइए, अच्छे फल खाइए। कटे हुए, काटे हुए, जो टूटे हुए फल्स आते हैं वो ना खाएं, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता कि शायद वो खजूर जो भी फल है वो चमगादड़ के बैट के वजह से उसने खा के नीचे डाला हुआ है या क्या है। तो फल धो के खाना है। दूसरा मिथ ये है कि लॉकडाउन लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप डरे ना, लॉकडाउन की परिस्थिति तो नहीं आ सकती इसमें, क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है। तो जितना भी है सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि हमने जैसे बात की है कि मॉर्टेलिटी 40 to 75% है, उसमें मृत्यु दर 40 से 45% तक है। घर पे वो बैठ के आपकी खुद की सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ना लेते रहे, ये एक है। और कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप वेस्ट बंगाल, केरला साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं,
तो प्रिकॉशंस ले। इनफैक्ट वो एरिया में अभी ट्रैवल करना अवॉइड करें, वो एक अच्छा सलाह होगा जो भी अभी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। तो ये सारे जो मिथ्स, आई थिंक फैक्ट्स पे बिलीव करें। जी बिल्कुल आपने। और एक सजेशन प्रिवेंशन के रूप में, ऐसे तो हमने बहुत सारी बात की, लेकिन प्रिवेंशन के रूप में हम क्या ले सकते हैं? प्रिवेंशन के रूप में मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी जो अफेक्टेड रीजन है वहां पे ट्रैवल करना अवॉइड करें। दूसरा, मास्क पहने। अगर कोई भी आपके घर पे बीमार है जिसको सर्दी खांसी बुखार है तो आप उनके बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स में ना रहे, मास्क का वापर करिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरी जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तुरंत आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए। और ये डॉक्टर कौन से होने चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, फिजिशियन हम जो बोलते हैं, फिजिशियन या इन्फेक्शन डिसीज कंसल्टेंट, उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। दे आर द राइट पर्सन जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। जी, ये क्योंकि हम दौड़ते रह जाते हैं कि हमें ये हुआ है वो हुआ है। एक्चुअली मैं बहुत बार देखी हूँ कि बहुत सारी बीमारियां, एक पैरासीटामोल हुआ या कुछ खा लिया तो उसके सिम्टम्स आना बंद हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन वायरसेस तो अंदर है ही। जब अगर वो क्योर होता है तो थोड़े दिनों के बाद फिर से वो दिखना शुरू हो जाता है। तो हम अगर राइट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे आपने बोला कि इन्फेक्शियस जो स्पेशलिस्ट हो या इन्फेक्शियस डिजीज के जो डॉक्टर है उनसे मिलना ज्यादा हेल्पफुल करेगा इसमें। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि निपा वायरस क्यों होता है, क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन कैसे लेना चाहिए। तो बहुत सारे पेशेंट या फिर कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहता है कि अगर मुझे समझना है निपा वायरस मुझे है तो नहीं है, तो आपकी क्लिनिक कहाँ होगी, आप किस किस प्लेटफॉर्म पे हैं जिससे लोग कंसल्ट कर सके? सो मैं इनलैक बुधरानी हॉस्पिटल में और डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ बाय अपॉइंटमेंट भी। आप कहीं पे भी गूगल सर्च करके मेरे नाम से आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दुनिया में जहाँ पे बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से लोगों तक पहुँचती है, उस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू बीच में एक सही इंफॉर्मेशन, एक पब्लिक सही अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जो आप बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आपका ये जो है कि बोली कि हमारे मैं जो कर रही हूँ वो पब्लिक के लिए अच्छा है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा ही जाएगा। और अवेयरनेस के पर्पज से मैंने ये चैनल शुरू किया है, तो जरूर आपको इससे मदद मिली होगी। और निपा वायरस, जिस तरीके से डॉक्टर प्रीति ने हमें बताया कि निपा वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन जैसे सिचुएशन नहीं लगेगी। और ऐसा अभी तक के सिचुएशन को देख के ही, जैसे पिछले 2018 में केरला में आउटब्रेक हुआ था, तो उस सिचुएशन को देखते हुए ही हम इस पे बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं लगेगी। जैसे डॉक्टर ने बोला कि ये एयरबोर्न डिजीजेस नहीं है, तो बहुत सारे कारण हैं और इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि प्रिवेंशन लेके हम इस बीमारी से थोड़ी दूर रह सकते हैं। अगर हुआ है हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और हम बच सकते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट हाई है लेकिन हम इससे बच भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको निपा वायरस को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। और थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति कि आपने बहुत डिटेल जानकारी हमें दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच और स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद।